हेलो आर्यन, क्या हाल? बढ़िया सर। आप कैसे हैं सर? बस खैरियत। सर सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा भी, मेरा भी, सबका, दर्शकों दूसरी का भी, जो जो जुड़ते जा रहे हैं। और सर दूसरी शुभकामनाएं आपको इसलिए कि आपकी फिल्म मैंने एक दिन पहले देखी, धूमकेतु। उसमें आपका काम बहुत बेहतरीन लगा सर। चीफ धन्यवाद, बहुत एडिटर जो बहुत आप हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, हम उन्हें थोड़ा सर आपके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश नहीं कर सकते हैं, हालांकि मैं इसमें बहुत अपने आप को छोटा समझता हूँ आपके बारे में सर, फिर नहीं भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन होता है। जी। तो हाँ। उत्तराखंड में सर की पैदाइश हुई। उसके बाद सर मथुरा शिफ्ट हो जाते हैं और 3 दशक से सिनेमा का, रंगमंच का, और सिनेमा से पहले करीबन 15-20 साल से सर का रंगमंच में सक्रिय रहे सर। मथुरा, लखनऊ, दिल्ली, यहाँ से थिएटर करने के बाद 1992 में सर बॉम्बे के लिए रुख लेते हैं। और उसके बाद जीरो, पीके, पहली फिल्म हासिल, मतलब करीबन 100 फिल्मों में काम करने के बाद आज इस मुकाम पे हैं। तो मतलब सर, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम सर से आगे बजानेंगे इनके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर क्या बताइए है अपने कि ग्रोइंग अप ईयर्स के बारे में कुछ। कैसा था आपका बचपन? हाँ, मैंने, जैसे कि मैंने बताया कि मेरा जन्म गढ़वाल में हुआ, पौड़ी गढ़वाल में। मैं रहा मथुरा, वहाँ मेरी एजुकेशन हुई, और वहीं मैंने मेरी सारी थिएटर एक्टिविटी। सबसे पहले मैंने आकाशवाणी मथुरा वृंदावन में एज एन आर्टिस्ट काम किया था। अच्छा। तो वहाँ मतलब मेरी मुलाकात बहुत ही रिनाउंड राइटर डॉक्टर रचना नागर उनसे हुई। उनको मैं अपनी धर्म माँ मानता हूँ। उनके दोनों बच्चे, संदीपन विमलकांत, जो कि अब दुनिया में नहीं है, छोटा वाला सिद्धार्थ। तो संदीपन के साथ मैंने रेगुलर थिएटर किया, जो कि मथुरा में हमारी एक संस्था है, स्वास्थ्य रंग मंडल। तो जी। स्वास्थ्य रंग मंडल में जितने भी प्लेस होते थे, जो भी मतलब मेन मेन, तो उसमें मुख्यतः मेन किरदार मैं निभाता था, संदीपन डायरेक्ट करते थे। और इस तरह से बहुत सारे प्लेस हम लोगों ने किए, जिसमें कि इम्पोर्टेंट प्लेस थे घासीराम कोतवाल, चरणदास चोर, आपका राग दरबारी, हम्म। खामोश अदालत जारी है, उसके बाद क्या कहते हैं उसे, जिसके ऊपर एक लोक कथा, है ना। जी। तो ये सारे प्ले और भी अनगिनत बहुत सारे प्लेस हम लोगों ने किए। और वो जो थिएटर की एक्टिविटीज, वो जो थिएटर से जो आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, वही मेरे को काम आया इस फील्ड में आकर के। हालांकि दोनों पद्धतियां, जिसे कहना चाहिए कि दोनों परफॉर्मेंस का जो तौर तरीका है, वो दोनों ही जी। माध्यम अलग है अपने आप में। हाँ, हम्म। क्योंकि वो सिनेमा सिनेमा है, थिएटर थिएटर है। थिएटर में हमारा जो परफॉर्मेंस का तरीका होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जी। और जब हम सिनेमा करते हैं तो नेचुरली, क्योंकि वो बहुत क्लोज मीडिया हो जाता है, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा अलग तरीके से परफॉर्म करना होता है। आज की तारीख में तो जिसे कहते हैं सटल, है ना, सटल परफॉर्मेंस की बात है। जी। तो ये एक मेरी थोड़ी सी यात्रा रही। और एक छोटी सी फिल्म की थी मैंने, सुबह होने तक, जो संदीपन जी ने बनाई थी, जिसको माँ असला जी ने लिखी थी। वो लखनऊ में शूटिंग हुई, लखनऊ के प्रोड्यूसर थे। हम्म। उसकी जो शूटिंग जब बॉम्बे में हुई, तो उसके माध्यम से मैं यहाँ आया, और वो मेरा एक बहाना रहा बॉम्बे आने का। और फिर उसके बाद जब मैं बॉम्बे आ गया, फिर थोड़ा सा इधर उधर रहा, देन फाइनली माँ के साथ रहा, सिद्धार्थ के साथ यहाँ पर। और वो वक्त था जब टीवी चैनल्स नए नए आ रहे थे। जी। सोनी टीवी आया, जी टीवी आया, फिर होम टीवी था, उस वक्त टीवीआई था। तो रेगुलर हम सब जितने भी उस समय के समकालीन समकालीन एक्टर थे, सौरभ शुक्ला, संजय मिश्रा, इरफान खान, और क्या कहते हैं इसको, मनोज वाजपेयी। तो बहुत जी। सारे कलाकार थे उस वक्त जो हम कर रहे थे। हम बॉम्बे नहीं जाएंगे, एक छोटा सा कुछ हम्म। एपिसोड का सीरियल था, जिसको तिग्माचू डायरेक्ट कर रहे थे, और जी। शेखर कपूर टीवीआई के लिए वो प्रोड्यूस कर रहे थे। जी। तो उसमें हम लोगों ने सबने हिस्सा लिया, सब लोग साथ आए उस वक्त। और धीरे धीरे करके वो जो है रास्ता आगे आगे बढ़ता बढ़ता गया। चला गया सब। हाँ,
अपने अपने जी मुकाम हासिल करते चले गए और व्यस्त होते चले गए। सर, हम बॉम्बे आने के बारे में जानेंगे, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने पिताजी के बारे में बताइए। वो क्या चाहते थे, आप क्या बने? हालांकि मैंने आपके बारे में सुना है आप संगीत में काफी रुचि रखते थे। हाँ और भाई क्या है, छोटा शहर, मथुरा शहर, जी और ये थिएटर सिनेमा बहुत दूर तक, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता इसके बारे में। जी और मेरा थोड़ा सा संगीत में रुचि थी, और संगीत में रुचि होने के अनुसार तो स्कूल के, कॉलेजेस के जो फंक्शन होते थे मैं उसमें भाग लेता था। ठीक है, जो भी एनुअल डेज पे इस तरह की एक्टिविटीज रहा करती थी, जो प्रार्थना होती थी स्कूल की, उसमें हिस्सा लेता था। रेडियो में मैं ड्रामा सेक्शन मतलब रहता था, तो मैं उसमें जाता था। और 8th के बाद जब 9th 10th में सब्जेक्ट चेंज होते थे, जी तो पिताजी ने पूछा कि भाई अब समय आ गया है जब तुमको निश्चित करना है कि तुम कॉमर्स लोगे, बायोलॉजी साइंस लोगे, या या आर्ट्स लोगे। आर्ट साइड लोगे, क्या क्या चाहते हो तुम? जी तो हमारे दिमाग में संगीत, हमने कहा संगीत ले लेंगे। पापा ने फटकार दिया, बोले कि संगीत कोई चीज है लेने की। तो मैंने कहा फिर क्या करें? तो बोले कॉमर्स ले लो। फिर कॉमर्स क्या? हमने कहा हम साइंस लेंगे। तो फिर मैंने साइंस लिया, और मतलब बायो केमिस्ट्री से जैसे तैसे करके मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। की। हाँ, सर, ये बात पर वही कौन है से कि साल की है? मतलब ये 80s की बात है ना? जी है ना? और ये समय ऐसा हुआ करता था जिसमें परिवार में हर एक की इच्छा होती थी कि उनका बच्चा जो है एक सरकारी नौकरी प्राप्त करे, जी 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 जिससे कि पेंशन बन जाए, हाँ बुढ़ापा जो है वो बड़े आराम से इत्मीनान के साथ कटे। जी हर परिवार में ये, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली की एक ही सोच थी। और सरकारी हमको नौकरी भी हो मतलब गई। इस बात का अंदाजा नहीं था कि हम कभी मतलब इस तरह से बॉम्बे कभी आएंगे। थिएटर की थी कि मैं थिएटर एक्टिविटीज में लगा रहा। मैं दिल्ली में, मुझे पता कि लैसा स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहां पर मालूम पड़ा कि मतलब एक श्रीराम सेंटर है, तो जहाँ मतलब रेपेटरीज हुआ करती है। तो मेरे को था कि मैं किसी भी रेपेटरीज में जाकर के भर्ती हो जाऊंगा और बस जीवन चलता रहेगा। पर आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं आगे क्या होता है। तो सर, इस बात से भी मतलब माँ बाप, जैसे आप बताएं कि सरकारी नौकरी चाहते थे, तो क्या आपके पापा भी वही सरकारी नौकरी चाहते थे, या मैं सुन रहा था कि वो हाँ, डॉक्टर बनाना पापा चाहते थे चाहते आपके थे कि पापा? मैं कैसे भी करके कि मतलब वेटनरी का वो क्लियर कर लूं और वहां मेरा मतलब एडमिशन हो जाए, तो कम से कम मैं एक गंगा डॉक्टर तो बन ही जाऊं, अगर मैं नॉर्मल डॉक्टर नहीं बन पाया तो। हर एक का होता है कि सबसे पहले ख्वाब होता है कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, उसे होते होते फिर वेटनरी डॉक्टर बन जाए, डेंटिस्ट बन जाए। तो जी ये सारी चीजें एक हर परिवार के मुखिया को रहती है कि भाई उनका बच्चा जो है सही दिशा में चले। और ये नाटक सिनेमा तो मतलब सोच ही नहीं सकता कोई ना। मतलब आज की तारीख में तो फिर भी मतलब माँ बाप सोच सकते हैं कि उनका बच्चा जो है स्पोर्ट्स में कहीं निकल जाए, बहुत सारी सुविधाएं हैं, और जी ये रियलिटी शोज आते हैं फिर इस फील्ड में निकल जाए। इतना काम हो रहा है आज की तारीख में ना, ये आज के बच्चे के पेरेंट्स इस बारे में सोच रहे हैं। पहले तो गिनी जी चुनी चीजें थी, मतलब सिनेमा था, सीरियल वगैरह भी बहुत कम बनते थे। मतलब वो डीटीवीडी पे कुछ होता था। उसके बाद में जब हमने मतलब कदम रखा है, तब जाकर के इत्तेफाक से, ईश्वर की कृपा से जो है वो ये चैनल्स आने लगे। मतलब मीडिया जो है, टीवी जो है, धीरे धीरे करके शुरुआत हुई, प्राइवेट चैनल्स आ गए थे। जी तो आप जब पापा को बताएं कि आप रंगमंच करना चाहते हैं या नाटक करना चाहते हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? मतलब उनको देखो क्या है, मैं अकेला लड़का, जी 3 बहनें, जी तो मतलब ऐसा भी नहीं था उनका कि मतलब कि मार पीट करके सही किया जाए लौंडे को, है? तो इस तरह की स्थिति भी नहीं बन पाई थी। तो लेकिन ये था कि मतलब कि क्या कर रहा है, लेकिन उनको ये था कि हाँ, कुछ कुछ बच्चे जो आवारागर्दी में दिखाई देते थे, कम से कम मैं नजर नहीं आता था। वो जो आवारागर्दी का शाम का जो वक्त होता था, वो हम अपनी थिएटर एक्टिविटीज में लगा दिया करते।
और सिंसियरली हमारा जो है महीना, 1.5 महीना, 2 महीना रिहर्सल होता था। रिहर्सल होने के बाद में पूरी तैयारियां होती थी, उसके शोज की तैयारियां होती थी, है ना। धीरे धीरे करके हमने अपने थिएटर को थोड़ा सा कमर्शियल बनाने की कोशिश की थी, जिसके लिए हमने टिकट्स वगैरह इशू कराए थे ना, टिकट छपा ली थी अपने। 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए की टिकट्स होती थी, सोमनिया छपती थी, उसमें एड्स आते थे, तो उसमें 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 1500 रुपए का कमर्शियल बनाने की कोशिश में लगे थे हम। तो इसलिए 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए ऐसा कुछ टिकट रखते थे अपने शो, क्योंकि गिने चुने 100-150 लोग आ जाते थे शो देखने के लिए, और 3 शो करते थे हम। तो पापा जी का ये था कि मतलब जो घर में हम लोग पास इशू करते थे एक्टर्स की फैमिली के लिए, तो हमारे यहाँ भी इशू होता था। तो मतलब सिस्टर्स, माँ, ये सब लोग अपने प्लेस वगैरह आके देख जाते थे, लेकिन पापा जो है अलग से लास्ट डे आते थे, चुपचाप देख के चले आते थे। फिर उसके बाद जब अखबारों में जब रिव्यू छपती थी, थोड़े से हमारे कारनामों की तारीफ होती थी, तो फिर उनके जो साथी थे डॉक्टर्स लोग, वो बताते, अरे काला साहब आपके बेटे का जो रिव्यू आया भाई, जो कितनी तरक्की की है लड़के। पापा देखते थे, हाँ ठीक है। बोले कि आप इतना परेशान मत हुआ कीजिए, एट लास्ट ये भी जो टर है, बोले मतलब, अरे मतलब डॉक्टर नहीं तो कम से कम एक्टर तो है भाई। जी। तो सर, वो क्या किस्सा था जब आप मथुरा में रंगमंच और नाटक कर रहे थे, और जब एक आपसे पूछते हैं कि क्या करोगे, मतलब इसके बाद तो क्या करोगे, तो आप बोले हाँ नाटक ही करेंगे। हाँ, तो नहीं, वो एक किस्सा भैया ऐसा है। मेरे एक मित्र जो कि मतलब हम लोगों ने मिलकर के, आशुतोष गर्ग उनका नाम है, फिर हम लोगों ने साथ में मिलकर अपना एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी चलाया था, मैं, संदीपन, आशुतोष, हम तीनों ने। तो आशु क्या हमसे छोटा था जी। तो फिर भी ये कि मतलब कि उसके फादर इंटर स्कूल के प्रिंसिपल थे। अब मैं और संदीपन मोस्टली पूरी तरह से डेडिकेटेड थे थिएटर के लिए, हमारे पास कुछ दूसरा काम नहीं था। मैं और संदीपन टोटल, मतलब अगर हम कोई फेस्टिवल कर रहे हैं तो उसकी तैयारी में हम लोग लगे जी। और एक दिन अचानक क्या होता क्या था हमारा कि हम सोवेनियर की कलेक्शन के लिए जितने भी वहां पे पैसे वाले लोग, जिनकी फैक्ट्रियां थी, जिनके बहुत बड़े बड़े मिठाई के काम थे, या अपना बिल्डिंग वगैरह बनाने के काम थे, तो उनके कोठियों में डैम्पियन नगर बहुत बड़ा एक मेन वहां पे जगह है जहाँ पे पॉश एरिया है। तो मैं संदीपन ऐसे जा रहे थे, कंधे में हमारे झोला लटका हुआ था, उसमें कुछ टिकट्स पड़ी हुई थी, कुछ सोवेनियर के आइडिया रखे हुए थे, और कुछ फॉर्म्स वगैरह थे, और कुछ पैसे थे जो हम कलेक्ट कर रहे थे लोगों से। तो ऐसे जा रहे थे हम पैदल, तो इतने में एक रिक्शा गया, उस रिक्शे से पीछे से आवाज आई, अरे सुनो नागर, अरे काला, अरे बेटा रुको जरा। तो हमने पलट के देखा कि मतलब वो आशु के फादर है, प्रिंसिपल साहब है। हम गए, अंकल प्रणाम, पैर छुए उनके। हाँ बेटा कहाँ से आ रहे हो? तो मैंने बस कलेक्शन चल रहा है अंकल, ये सोवेनियर छपवानी, ये क्या होती है कि ऐसे ऐसे ऐड होते हैं। अच्छा, वेरी गुड। फिर बोले बेटा तुम क्या सोचा तुम लोगों ने? बोले क्या कि आप क्या करोगे आगे? तो हमने कहा ये थिएटर। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इसके बाद फिर भी क्या करोगे आगे? हमने कहा थिएटर करेंगे अंकल। अरे बेटा वो तो सब ठीक है, लेकिन फिर आगे तुम करोगे क्या? हमने कहा अंकल तुम तो थिएटर ही करेंगे। बोले अबे यार, अबे खाओगे कैसे, पेट कैसे भरोगे? तो हम देखने लगे दूसरे मुख तक, जी वो यही करेंगे, थिएटर ही करेंगे। बोले इससे हो जाएगा? अच्छा ठीक। तो उन्होंने देखा बड़े लाचारी से कि मतलब कि ये लड़के मतलब खुद तो डूबेंगे, मेरे लड़के को भी लेके डूबेंगे, है ना। तो वो क्या था जिसमें आप बोलते हैं कि हाँ कहीं ग्राम बसा लेंगे जहाँ थिएटर करने वाले लोग ही रहेंगे, ये सब? हाँ फिर भाई क्या ना समझाना होता है। तो मैंने बोला कि हमने ऐसी बात नहीं होती, हमने कहा ऐसा है। बोले ऐसे कैसे, कितना थिएटर तुम कमा लोगे? हमने कहा हम ये जमीन लेंगे, नाट्य गांव बसाएंगे।
तो जी बोले कि फिर क्या होगा उसमें, फिर हम चीफ मिनिस्टर से बात चल रही है, और वो एक्चुअल में भैया जी जो मतलब हमारे ग्रुप के प्रेसिडेंट थे, उनका स्कूल था, तो वो बात अच्छा करेंगे वो भी बात कर रहे हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें जमीन दे देंगे मथुरा वृंदावन में कहीं पर भी, और फिर वहाँ सरकार से बातचीत करके, मतलब कहने का मतलब है कि हम भी एनएसडी या बीएनए टाइप एक नाट्य विद्यालय खोल देंगे, जो कि ब्रज और इधर के थिएटर के बच्चों को जो है तैयार करेगा और आगे बढ़ाएगा। इंडिया में अभी भी सर ऐसा है कि पेरेंट्स अपने बच्चे को पकड़ के रखते हैं कि नहीं भाई तुम्हें ये करना है, तुम एमबीबीए कर लो या तुम डॉक्टरी कर लो, तुम सरकारी नौकरी करो, इस तरीके की चीजें। जी तो सर आपको क्या जी लगता है वो चेंजेस अब के दशक में वो चेंजेस आ रही है जब पेरेंट्स अपने बच्चे को बोल रहे हैं कि नहीं तुम ये भी कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो, ये चीजें? तो सर इस पे हाँ मेरा भाई, क्या है कि हम जी हम ये चीजें देखते हैं ना, हम अपने घर में देखते हैं कि मेरी डॉटर मेरी बेटी है, तो मतलब हमने कोई बाउंडेशन तो लगाई नहीं, नहीं है ना, लेकिन फिर भी क्या, जब वो क्या होता है ना कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को देख करके समझ जाते हैं कि किस दिशा में जा रहे हैं। जी जो आपकी एजुकेशन होती है कम से कम हाई स्कूल या इंटरमीडिएट तक, वो समझ में आ जाता है उसके मार्क्स से, उसकी उसकी पढ़ाई के तौर तरीके से कि वो किस दिशा में जा रहा है बच्चा, उसको एक्टिव। तो क्या है कि उस वक्त पढ़ाई के साथ साथ जब आप बच्चे पे को गाइड करते हो और बच्चे को समझ में आता है कि हाँ मुझे इंजीनियर बनना है, बच्चे को समझ में आता है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, मैं मेरे मतलब साइंस में बायोलॉजी में इसमें बड़े अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो अगर बच्चे को लगता है कि नहीं, तो फिर वो अपना भी बोलता है कि तुम मतलब मेरे पर प्रेशर मत डालो यार, है ना। तो मेरा तो ये शौक है, मेरा तो ये शौक है, तो अभी आज की तारीख में हम तो फिर भी मेट्रो सिटी में है, बॉम्बे जैसे शहर है ना, तो लेकिन जो स्मॉल टाउन छोटे शहरों में भी जो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, वो भी समझते हैं बच्चों में। मुझे नहीं लगता कि मतलब कि इस तरह से कोई जिद कोई करे। हाँ, मतलब वो चेंजेस अब आ रही है हमारी सोसाइटी में। वो चेंजेस आ रहे हैं, मतलब प्रेशर ऐसा नहीं है, टोटल चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन अभी भी मतलब बच्चों में जो है फिर भी उनकी अपनी चॉइस है पेरेंट्स के सामने कि मतलब कि हमें ये करना है। भाई माँ बाप की तो इच्छा होती है कि उनका बच्चा जो है सबसे पहले डॉक्टर इंजीनियर बने, जी कुछ बड़ा ओहदा हासिल करे। जी सर, पर आपको ऐसा नहीं लगता कि मेन अगर हम इस फील्ड की बात करें, इस इंडस्ट्री की बात करें, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि करोड़ों लोग बंबई आते हैं ये सपना लेके कि हम भी एक दिन अच्छा काम करेंगे इस फील्ड में और अच्छा नाम कमाएंगे, लेकिन उसमें से सर सक्सेस रेट जो है कुछ ही लोग अच्छा काम कर पाते हैं, तो ये न्यू कमर के लिए बहुत डिस्करेजिंग है इस तरीके की चीजें। इस पे आप क्या कहेंगे? देखो क्या है कि इच्छा सभी की होती है कि वो इस फील्ड में आकर के काम करे, है ना, जी और सफलता हासिल करे तो और बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि काम उतना ही है, चाहे बहुत सारा काम है ना, है? तो जब बहुत सारा काम है तो कंपटीशन भी ज्यादा रहता है। और मैं कई बार कह चुका हूँ कि हमारी फील्ड एक बार को किसी भी बच्चे को, जैसे नेता का किसी भी नेता का परिवार का सदस्य है, वो अपने बच्चे को नेतागिरी में लाना चाहता है ना, तो उसका बहुत साफ सुथरा रास्ता है कि उसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है ना, कि मतलब कि लोगों से मेल जोल बढ़ा के रखना है, कि अगर वो अच्छी पॉलिटिक्स चाहता है तो राजनीति किस तरह से है ना, तो वो एक अभ्यास होता है उनका, वो धीरे 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 करके एक सफल नेता बन जाता है। जी हमारे यहाँ बंदा जो है अभ्यास करता है, और अभ्यास करने के साथ साथ अगर उसको पब्लिक ने पसंद नहीं किया, अगर उसका काम लोगों को पसंद नहीं आया, तो वो मामला लिमिटेड होके रह जाएगा। तो क्या है कि टैलेंट की जरूरत तो है कि बंदे में टैलेंट हो, लेकिन साथ ही साथ जैसे हम किस्मत बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, मौका बोलते हैं, वो भी होना बहुत जरूरी है कि मतलब सही समय पे सब कुछ होता चला जाए। पर ऐसा नहीं है कि मतलब कि आप बिल्कुल ब्लैंक हैं और बस आप इंजीनियर थे और आपने कहा कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना, मैंने शीशे में देखा और अपने आप को सोचा मैंने तो क्या कर रहा है, तेरे को तो बॉम्बे चलना चाहिए भाई, तुम यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अपने आप से उन्होंने शीशे में बात की और पकड़ ली उन्होंने ट्रेन या हवाई जहाज बॉम्बे के लिए। मतलब वो मकसद नहीं, वो वाली बात नहीं।
जी बात ये कि अगर आपके अंदर क्षमता है, जो क्या है, अभी अभी टिकटॉक चल रहा है भाई, टिकटॉक में मतलब इतने लोग ट्रेंड हो गए, इतनी क्षमताएं आ गई हैं उनके अंदर, है ना। जी लेकिन वही है कि मतलब टिकटॉक की परफॉर्मेंस और एज एन एक्टर की परफॉर्मेंस तो बड़ा अंतर है। बहुत जी उससे जी वैसे अंतर होता है जैसे आप, एक आर्टिस्ट जो होता है वो स्टैंड अप कॉमेडी करता है, जी लेकिन जब उसको परफॉर्म करना होता है तो उसको अपने बहुत सारे स्विचेस को चेक करना पड़ता है कि उसको कहाँ पे, जी उसको अपना वॉल्यूम कहाँ रखना है, क्या कितना बेस देना है, कितना एक्टिंग करना है, कितना एक्टिंग करना ही नहीं है ना। जी 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 तो वो सारी टोटल जो है, टोटलिटी में वो पूरी टोनल चेंज करनी पड़ती है। जी सर। सर एक ये था कि हम हमेशा जानते हैं कि हमें अगर क्यों का जवाब मिल जाए, जैसे हम ये चीज क्यों करना चाहते हैं, अगर हम मुझे एक्टर बनना है तो मैं क्यों एक्टर बनना चाहता हूँ, हाँ, तो आई थिंक वो ज्यादा सेल्फ एनालिसिस करने के लिए वो ज्यादा सही चीज है। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको एक्टर क्यों बनना था, आपके वो जहन में क्यों आया था कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, और वो नहीं देखो, मेरी जी हाँ बोल। वो सर बिगनिंग में जब हो गया ये कि मुझे क्यों बनना है, तो बिगनिंग में आप 17 साल सर रंगमंच के दुनिया का आपका एक्सपीरियंस रहा, और 17 साल में सर 17,000 बार ऐसा हुआ होगा कि अब छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, मतलब नहीं हो रहा अब, कभी कुछ कंडीशन कभी कुछ कंडीशन, तो उसमें सर डटे कैसे रहे? ये दो सवाल था सर। देखो क्या है, मैंने करीब 18-19 साल थिएटर किया जी और लग के किया, बेनागा, सिर्फ थिएटर थिएटर ही किया। मैं बॉम्बे आ गया उस दौरान, बॉम्बे आने के बाद भी फिर मैं अप डाउन करता रहा मथुरा, जी मैं चला जाता था। तो यहाँ मेरे दोस्त कहते हैं कि भाई तू या तो वहां रह ले या यहाँ रह ले, हम्म, तेरे को मतलब एक चीज तो कंफर्म करनी पड़ेगी कि अगर तुमको यहाँ इंडस्ट्री में काम करना है, यहाँ तुमको काम पकड़ना है, ढूंढना है, तो तुमको यहाँ रुकना पड़ेगा और यहाँ थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तुम जी आए दिन उछल उछल के वहां चले जाते हो और फिर वहां जाते हो फिर 6 महीने रुक जाते हो, क्योंकि भैया वहाँ रिहर्सल्स होती है, रिहर्सल के बाद फिर उसके शोज होते हैं, तो जी आपके 6 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हो। मैं रेडियो के प्रोग्राम्स कर रहा था, फिर उसके बाद जी एक्टिंग जो है वो थिएटर के द्वारा हुई, और मैं चाहता था कि कैसे भी करके किसी रेpertory में मेरा सिलेक्शन हो जाए तो मैं सिर्फ थिएटर करूंगा, मैं बॉम्बे जी जाऊंगा ही नहीं। मैं लग गया था एकदम, पर वहां नकारात्मक रहा मामला, वहां मतलब एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कोई मेरे को, कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने। हम्म, मैंने वहां फॉर्म भरा, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी, मेरे को जो कॉल आया, मैं मथुरा में था, तो जब तक मैं पहुंचा तो सिलेक्शन हो चुका था एनएसडी अच्छा रेपिटरी का। ऐसे श्रीराम सेंटर में हुआ कि मैं वहां पर बैठा हुआ था, मेरी मेरी बारी भी नहीं आई कि मतलब उनकी पूरी टीम सेलेक्ट हो चुकी। सिलेक्ट हो चुकी थी। हाँ, फिर वो मैं हमेशा बोलता हूँ, फिर मैं वहां से उतरा, श्रीराम सेंटर को मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे देखा, सीढ़ियों पर पाँव धरा और बोला कि अब मैं सिर्फ बॉम्बे जाऊंगा। वही फिल्मी मतलब कहानी मद्रास है। फिल्मों का हाँ एटीट्यूड। बारिश हो रही थी रिमझिम रिमझिम, बाहर आके चाय पी दोस्तों के साथ और फुल फ्लैश दिमाग में सेट कर लिया कि मुझे अब बॉम्बे जाना है, बॉम्बे जाना है। मैं वहां के लिए हूँ। हो जी गया। और फिर यहाँ पे आया, यहाँ मैंने 2-3 साल थिएटर किया, कुछ करता रहा मैं। लेकिन क्या फिर शादी होगी, शादी के बाद में फिर क्या है कि थिएटर से पैसा तो मिलता नहीं, हम्म, तो फिर मैं किचन के चक्कर में जो है, तो जो मिल जाए हाथ, चाहे सीरियल मिल जाए, सीरियल मिल जाए, फिल्म मिल जाए, फिल्म मिल जाए, तो फिल्म तो उसमें मिली नहीं थी, तो सीरियल्स में धीरे धीरे करके, चाहे वो एज एन राइटर हो, चाहे वो एज एन एक्टर हो, तो वो सारे काम कीटाणु कर थे, रहे मैं थे। असिस्ट भी किया करता था। जी बस ये है कि बिजी रहना है, तो लगातार कुछ कर रहे थे सर, बहुत काम किए। 2003 में आपकी पहली फिल्म आई, और उससे पहले करीबन आपने कहानी घर घर की, इस समय बतौर स्क्रीन राइटर आपने काम किया है, बहुत में डायलॉग लिखते थे आप सर। पहला ऐसा रोल जिसके बाद आपको लगा होगा कि अब मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, अब मुझे काम मिलने लगेगा, वो कब हुआ? वो एक्चुअली देखो क्या है कि जब भी मैट की, जी
बहुत जब बढ़िया भी सर मेट उसमें के काम बाद था मैंने, आपका। हाँ जब भी मेट टैक्सी के बाद ड्राइवर मैंने आप बने हुए थे मतलब, उसमें। हाँ तो वो जो 1.5-2 सीन था वो किया, और उसके बाद फिर मैंने सीरियल्स नहीं किए। फिर अच्छा। मैं इंतजार करता रहा कि अब मुझे बुलावा आएगा। तो वो एक लंबी स्ट्रगल है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि फैमिली के साथ आप बिना काम के कैसे जियोगे। कैसे हाँ, जियोगे, सही बात। तो वो इन पर क्या था कि इंतजार था मेरे को कि मतलब मेरे को काम मिलेगा। हम्म। धीरे धीरे करके समय बदला, आता रहा, मैं लोगों से मिलता रहा। पर फिर भी जी क्या होता है कि हर चीजें समय के साथ साथ जरूर होती है, लेकिन आपका प्रयास बना रहना चाहिए। जी, कोशिश तो उस वक्त करते मैंने रहनी बहुत सारे चाहिए। छोटे छोटे काम किए, मैंने, मेरे को याद भी नहीं है, वो मेरी लिस्ट में भी नहीं है। अदरवाइज जो है, जब भी मेट के बाद फिर सीधे रजत कपूर की फिल्म थी मिथ्या। हाँ, तो मिथ्या में 2007 के एक बड़ा बाद अच्छा जब भी मिड किरदार 2007 था, में हुई और थी। उसमें मुझे क्या बोलते हैं, एक सफलता मिली। और वो जब लोगों के सामने आई, तो उससे फिर जी, धीरे धीरे काम हुआ। फिर उसके बाद माइलस्टोन के तौर पे जो है, फिर वो 5 सिंह तोमर। फिर 5 सिंह बिल्कुल तोमर के बिल्कुल। बाद से सब कुछ बदल गया थोड़ा सा। हाँ, तो मतलब जब भी मिड करने टाइम आप सोच लिए थे कि अब मुझे सीरियल या फिर जो भी एक्स्ट्रा चीजें हैं वो नहीं करनी है, मुझे अब कंटिन्यू बस फिल्म के लिए ट्राई करना है, ऐसा मतलब माइंड में हाँ तब नहीं, कर एक्चुअली चुके क्या थे? था, शुरू से ही मेरे दिमाग में सेट था। हम्म। क्योंकि क्या होता है ना कि सीरियल, मैं 2 सीरियल नहीं कर पाता था। अच्छा। जैसे 2-3 सीरियल में लोगों को काम मिलता था, मेरे जो साथ के एक्टर्स थे वो करते थे, हाँ। मैं भी करता था, लेकिन क्या झगड़े बड़े होते थे। हम्म। तो टाइम की फिक्सिंग होती कभी भी, मतलब कि आज ये डेट, नहीं नहीं नहीं, वो हम आज नहीं करो, परसों वो एक्टर अभी है, वो फलाना है, ढिमाका है। तो जी। वो खैर वो चीज अलग है, लेकिन मेरा जो जहन में बसा हुआ था वो यही था कि मेरे को सिनेमा करना है ना। उस वक्त जी। जो है, सीरियल जैसे जैसे करके चल रहा था, लेकिन सेटिंग थी दिमाग में कि मतलब कि मुझे मुझे सिनेमा फिल्में करना करनी। है। जी। और फिर मैं, मतलब उसके लिए मेरे को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिजी हो गया सीरियल में। अगर मेरे को और अच्छा काम मिल गया, और अचानक जो है अगर मेरे को फिल्म से बुलावा आया, तो फिर मैं कैसे करूंगा। नहीं जा पाऊंगा फिर उसमें, कहीं जी। एक ही साइड आप कहीं कर सकते हैं ना। सही बात है सर। आप काफी बेहतरीन काम और अभी कर ही रहे हैं कंटिन्यू, आपकी हर साल 2-3 पिक्चरें आ रही है आपकी। लेकिन सर कहीं ना कहीं आपको इस बात का रिग्रेट होता है कि जैसे आप बता रहे आपने इतना रंगमंच किया और करीबन 90 से और अभी तक काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जो आए और एक्सपीरियंस और तजुर्बा और क्राफ्ट में भी आपसे कमजोर हैं, लेकिन उन काफी शोहरत और नाम पैसा कमा लिए। इस बात से कभी रिग्रेट होता है सर? नहीं नहीं, देखो मैंने कहा ना, हर कोई अपना काम करता है, प्रयास करता है जी। ना। मैं बताऊं कि जिस उम्र में मैं थिएटर कर रहा था, उस उम्र में लोग आ जाते हैं यहाँ पे। जी 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 बिल्कुल। तो मैं तो थिएटर में ही लगा रहा ना तब से, हम्म। मैक्सिमम। मतलब जी। भरी जवानी में मेरे को यहाँ आ जाना चाहिए था, और अपने युवा किरदार के लिए। लेकिन क्या है ना, आपको काम तो तभी मिलता है जब मिलना होता है। जी। तो उसमें आपकी उम्र कुछ कर ही नहीं सकती। मतलब कभी ऐसा होता है कि आप इस एज के लायक नहीं हो, आप, अरे आप तो बड़े हो गए, अरे आप तो छोटे हो गए। हम्म। तो तो वो चीजें चलती रहती थी। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि मुझे पता है कि मैं अपने क्राफ्ट को जानता हूँ, मुझे पता है कि मुझे कौन सा किरदार किस तरीके से करना चाहिए, है ना। जी। हो सकता है कुछ लोग आके और उनको एकदम से ऑल ऑफ सडन अच्छी सक्सेस मिल गई और वो आगे निकल गए, या निकल जाएंगे, है ना। जी। तो पर क्या वो सबके सबके भाग्य का अपना अपना होता है। वो मैं जी। समझता हूँ, हर कोई समझता है ना। हम्म। तो मतलब क्या है ना कि उनको लोग पसंद कर रहे हैं ना, तभी तो वो वहां पहुंचे। हाँ। हाँ, अगर उनको नहीं पसंद कर कोई कैसे पहुंच जाए। मैंने बोला ना, हमारी फील्ड ऐसी है कि मतलब इसमें अगर दर्शक नकार दें तो आप 2 कदम नहीं चल पाओगे। सही। हाँ, एग्री सर। तो सर आपको ऐसा लगता है कि सिनेमा बदल रहा है? बदल रहा है इन द सेंस ये कि
अब साधारण चेहरे वाले आके और काफी नाम कमा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक आप भी उनमें से एक हैं, पंकज त्रिपाठी हो गए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो गए, एक साधारण चेहरे वाले लोग आके अब सिनेमा में काम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है, इसमें मैं दो ऑप्शन रखना चाहूंगा आपके पास। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रियलिस्टिक सिनेमा ज्यादा बनाई जा रही है और उसमें रियलिस्टिक चेहरे चाहिए, या फिर दूसरा आपको ये लगता है कि जो सो कॉल्ड सर स्टार लोग हैं वो छोटे रोल आके नहीं कर सकते, और जो रियलिस्टिक चेहरे जो आते हैं और वो सब तरीके का काम करते हैं। तो सर दोनों में से किस तरीके का चेंजेस आप देख रहे हैं और आपको कौन सा सही लगता है? नहीं, देखो क्या है ना, सिनेमा तो हमेशा से बदलाव तो शुरू से हो रहा है, भला सानी साहब के टाइम से हो रहा है जी। तुम उस समय की अगर सबको लिस्ट डाउन करते चले जाओगे तो एक से एक महान एक्टर कन्हैयालाल हुए थे उस समय, के.एन. सिंह साहब थे, है ना। तो क्या होता है कि वो स्टारडम तो है उसके बिना, मतलब ये भाई इसको बोलते सितारों की दुनिया बोलते हैं, जी। है ना। तो जब तक सितारे नहीं होंगे तो तब तक मामला जमेगा नहीं, है। तो वो हैं, लेकिन साथ में जो सपोर्टिंग है या जो भी मतलब उस तरह के किरदार है, बीच में उस समय अमोल पालेकर भी आए, फिर उसके बाद धीरे करके ओमपुरी साहब आए, स्मिता पाटिल जी आई, शबाना आजमी आई, नसीर भाई आए, है ना, और भी थिएटर की बड़ी बड़ी हस्तियां आई। तो सब रेगुलर अपना काम करते रहे। तो ये चेंजेस तो आता है, लेकिन अभी आज की तारीख में क्या है, सिनेमा भी बहुत काम भी बहुत है, और काम भी बहुत होने के साथ साथ क्या हो गया है कि अभी दो चीजें जेल हो गई हैं। एक तो स्टार प्लस अभिनय, मतलब एक तो वो स्टार है जिनकी प्रेजेंस से काम चल जाता है, और एक वो जो हमारे जो कुनबे के लोग हैं, एक्टर हैं, उनकी प्रेजेंस से जो है परफॉर्मेंस हो जाती है। बिल्कुल सही सर। हाँ। तो अभी वो मिक्स हो गया मामला। तो उनका तो क्या है कि वो हमारे टाइप के एक्टर्स का सम्मान होने लगा इस तरीके जी कि आई, मतलब इनको इसलिए लेके आ रहे हैं कि ये अभी मतलब इस 9 लाख के हार में कुछ जड़ देंगे, मतलब आखिर के, है ना। बिल्कुल। हाँ। तो वो वाली चीज है कि मतलब हम लोगों की प्रेजेंस जो है वो थोड़ा सोने में सुहागा गया था जी। और अब दर्शक देखना भी चाह रहे हैं आप जैसे। नेचुरली अभी क्या है ना कि चीजें भी इस तरह की बनने लगी हैं धीरे कि लोगों के माहौल से। अभी क्या होता है ना कि मोस्टली मैं करता हूँ फिल्म जी, और मैं रहता हूँ गोरेगांव ईस्ट में, मेरे घर के नजदीक करीब 15 मिनट की दूरी पर है एयरपोर्ट। जी। मैं हमेशा बाहर रहता हूँ क्योंकि फिल्मों की शूटिंग बॉम्बे के बाहर ही होती है, बॉम्बे के बाहर ही होती है। हाँ। मैं आता हूँ 1-2 दिन के लिए, फिर फ्लाइट पकड़ फिर चला जाता हूँ। तो मतलब मेरे को यही रास्ता दिखता है, फट एयरपोर्ट गया निकला, क्योंकि फिल्म की सारी शूटिंग बाहर होती है। जी। मैं फिल्म सिटी के पास रहता हूँ, लेकिन मेरे को करीब 12, 13, 14 करीब 16 साल के आसपास हो गए हैं सिर्फ यहाँ पर एक ट्यूबलाइट का सेट लगा था, है ना। और या मैंने क्या बोलते हैं रुस्तम की थी मैंने आरके स्टूडियो में। तो गिनी चुनी फिल्में हैं जिनकी मैंने मैक्सिमम शूटिंग बॉम्बे में की है। ज्यादातर अदरवाइज सारी फिल्में बाहर। जी। अभी जो गुलाबो सिताबो है उसकी शूटिंग लखनऊ में हुई थी, इससे पहले ये जो तुमने देखी धूमकेतु ये बनारस में हुई, है ना। जी। तो मैक्सिमम जो फिल्म की शूटिंग खास तौर से और रियलिस्टिक लोकेशंस पे हो रही है, और उसमें क्या होता है कि जिस तरह के किरदार हैं, अगर मिडिल क्लास कहानियां हैं सारी की सारी, तो नेचुरली मतलब हम ही लोग उसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले स्टार लोग क्या करते थे, अभी भी करते हैं, है ना। अभी जितनी भी कहानियां हैं उसमें स्टार्स होते हैं, उनको ढाला जाता है उस तरीके से, लेकिन हम लोग ढले ढलाए। हाँ। हमारी प्रेजेंस के साथ ही जो है माहौल बन जाता है, वो उसमें समा जाते हैं। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है, अभी क्या है कि स्टार भी बहुत टैलेंटेड है सारे, जी। कुछ बहुत एक्सपीरियंस से टैलेंटेड हो गए, और कुछ जो नए एक्टर भी आए हैं हमारे इंडस्ट्री में वो बहुत टैलेंटेड है, तो वो किसी भी तरह का किरदार निभा लेने में सक्षम है। जी सर,
आपने शाहरुख सर के साथ काम किया, आपने सलमान सर के साथ काम की, आपने आमिर सर के साथ काम की, एक कोई किस्सा हम लोगों के सामने आप साझा करना चाहें, मतलब कि वो उनको शाहरुख खान बनाती है या आमिर खान को आमिर खान लोग मानते हैं, वो क्या आपने सर पीके में आपका जो मूर्ति बेचने वाला सीन है सर, क्या मतलब बेहतरीन सर वो सीन, मतलब लोग याद रखे हैं उस फिल्म से, लोग उस किरदार को याद रखते हैं। तो सर कोई किस्सा आप एक शेयर करना चाहें हमारे साथ। देखो क्या होता है कि जैसे मैंने आमिर के साथ थी पीके, जी। मेरा वो जो सीन था जो आप लोगों को बहुत पसंद आया, हम्म। तो हम लोगों ने रिहर्सल्स के बाद परफॉर्म किया। जी। तो अभी क्या आमिर खान का क्लोज चल रहा है, कैमरा मेरे यहाँ लगा हुआ है ओएस, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वो डायलॉग बोल रहे हैं, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मेरा चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कैमरे पे अभी सिर्फ आमिर है। जी। तो आमिर ने अपना परफॉर्मेंस दे दिया, अब मेरी बारी आई, अब कैमरा उनके शोल्डर पे गया और अब मेरा क्लोज। अब फिर उन्होंने डायलॉग बोला और मैंने परफॉर्म किया। अब जब मेरी परफॉर्मेंस की बारी आई तो नेचुरली मतलब मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। जी। 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 मैंने अपना बेस्ट दिया और उस बेस्ट में आमिर को कुछ लगा कि मैंने कुछ ऐसा किया कि शायद वो रिएक्शन वो दे नहीं पाया उस वक्त। जी। शायद क्योंकि मैंने उस वक्त जब उसको क्यों दिया तो वो मैंने परफॉर्म नहीं किया होगा उस वक्त, क्योंकि वो मैं तो था नहीं, आपका बैक था। हाँ, मेरा आपका बैक ओएस था, लगा हुआ था। हाँ। बिल्कुल। तो उसके बाद जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की मेरे से कि मैं एक और कर लूं। मैंने कहा ऑफ कोर्स। फिर उन्होंने जो है राजू से बात की, राजू ने कहा कि 1 मिनट। तो फिर राजू ने मेरे से बात की कि भाई एक, मैंने कहा व्हाई नॉट, बिल्कुल सर। तो क्या होता है कि जो परफेक्शनिस्ट होता है जी। तो वो अपनी बारी छोड़ता नहीं है। तो फिर किया उन्होंने एक टेक ऑफ। क्या बात है सर। अभी एक मुहिम आप भी सुन रहे होंगे न्यूज में, आए दिन अभी ट्विटर पे लोग ट्रेंड कर रहे हैं इस बात को लेके, कास्टिंग कंपनी के नाम से वो मुहिम ट्रेंडिंग में है कि कास्टिंग वाले अपने आप को कास्ट कर रहे हैं। आप इस सवाल को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, अगर आप इस पे कुछ अपना तर्क देना नहीं चाहें मेरे कि को वो सही है। नहीं स्किप नहीं करना। देखो मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी कास्टिंग कंपनी खुलता है जी। उसके अंदर भी एक कलाकार छुपा हो। बिल्कुल। और मोस्टली शुरू में क्या होता है, जब आपके पास कोई काम नहीं होता तो आप एक कास्टिंग कंपनी खोल लेते हैं। हाँ। कुछ लोग सीरियसली खोलते हैं जी। कि उनको कास्टिंग कंपनी ही खोलनी है। हम्म। कुछ लोगों के अंदर कलाकारी छिपी होती है, हाँ। अभिनय छिपा होता है। जी। अब आए दिन ऑडिशंस होते हैं भाई आपकी कंपनी में अगर कुछ काम चल रहा है तो आप हाथ साफ करेंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब जितनी सबसे पहले स्क्रिप्ट उनके पास आती, सबसे पहले पेपर आउट उनको होता है। तो अगर और क्या होता है ना, अभी जब हमारे यहाँ गाए बगाए डायरेक्टर्स को एक्टिंग करने को चांस दे दिया जाता है, अभी तो डायरेक्टर्स भी एक्टिंग कर रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो कास्टिंग डायरेक्टर क्यों ना करेंगे। हाँ बट इसमें एक मैं ऐड करना चाहूंगा, लेकिन इसमें जो बाहर के लोग हैं वो समझ रहे हैं कि आगे वाले हैं जिनके पास पहले काम आता है, जो कास्टिंग डायरेक्टर अगर वही हमारा काम करने लगे तब तो फिर हम बेकार उनके पास जाके इंट्रो या ऑडिशन देते हैं। नहीं देखो अभी क्या है ना, ये तो सब भैया सौभाग्य की बात है कि अब वहां तक पहुंचाने के लिए तो कास्टिंग डायरेक्टर बनाया गया है ना जी। अब देखो क्या है, अगर एक नाम, कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं अगर वो अच्छा कर गए तो वो तो एक्टर ही बन गया ना फिर वो। हाँ।
तो फिर क्या होगा कि उनके पास जितने भी किरदारों के लिस्ट आएगी, जितने भी कलाकार उनको छाटने होंगे, उसमें उन्होंने एक अपने लिए चूज कर लेना है। वो डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि वो उसको लेता है कि नहीं लेता है। तो वो कोई उसका भाई भतीजा तो है नहीं। और दूसरा ये है कि अगर उसको मैच नहीं करेगा तो उसको लेगा ही नहीं वो। मैंने बोला ना कि हमारी फील्ड इस तरह की है कि इसमें जो द बेस्ट होगा वो उसी को सेलेक्ट करेगा जी। क्योंकि क्या है ना कि एट लास्ट आपको कैमरे में दिखना है, स्क्रीन पे आना है, आपकी परफॉर्मेंस दिखनी है जी। वो यार आगे समय के साथ साथ कितना भी बड़ा कास्टिंग डायरेक्टर वो अपने आप को रोज अगर कास्ट करता रहेगा, वो जाएगा तो वो डायरेक्टर क्या बोलेगा, अरे अरे नहीं भाई मुझे यार कुछ नया फेस चाहिए, है ना। मतलब हर जगह कुछ घुस जाता है तो डांट पड़ेगी उसको, है ना। लेकिन अगर वो बी फिटिंग है, अरे कई तो ऐसे हैं यार, मैं जानता हूँ, मेरे कई मित्र हैं इस तरीके के, तो उनको जबरदस्ती बुला के कास्ट किया गया, अरे ये तुम करोगे। अरे मैं कहा मैं तो कास्टिंग डायरेक्टर आदत जो एक्टिंग जबरदस्ती एक्टिंग कराया। अब हमारे नहीं देखते हैं कि मतलब एडीज वगैरह एक्टिंग कर लेते। अब कल को कोई एडी एक्टर बन गया बढ़िया जी, कई बेचारे होते हैं। हाँ भाई कितने सारे हैं, सब एडी थे पहले, बाद में एक्टर हो गए। रणबीर कपूर हैं, उन्होंने क्या बोलते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर थे, एडी थे, संजय लीला आपका हाँ बहुत सारे एक्टर थे अपने जो कि मतलब पहले एडी थे, अब एक्टिंग कर रहे हैं। वो क्या है कि वो उनको ट्रेंड होना होता है जी, उनको कैमरे के आगे पीछे का पूरा ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो एक अच्छा तरीका है, या तो आप कोई एक्टिंग स्कूल कर लो या आप कुछ फिल्में कर लो, किसी सेट है ना। पे रह के आपको सिनेमा में आना है तो नेचुरली आप वहाँ सिनेमा की ये इस तरह की एक रिहर्सल कर लो भाई, वहाँ रह करके काम करो। एडी बहुत लोगों के किस्से हैं, अनिल कपूर साहब का भी किस्सा है जी। ये सब लोग पहले अपनी उसमें असिस्टेंट रहा करते थे, धीरे धीरे करके एक्टर बन गए। अब कल को तो फिर इस तरह की शिकायतें भी होने लगेगी कि भाई कि फला एक्टर ने देखो अपने बेटे को लॉन्च कर दिया, अपने बेटे को इन्होंने जो चांस दे दिया, है ना। और देखो इन्होंने अपनी बेटी को चांस दे दिया, देखो उसने प्रोड्यूसर ने देखो अपने घर से लौंडा बुला लिया, उसी को हीरो बना दिया, इन्होंने देखो मार्केट से हीरो नहीं। तो अभी ये सवाल क्या है ना कि मैं कहता हूँ ये सवाल मत उठाओ ना, इस तरह की तुम खुद आगे बढ़ो। अभी तुम लोग बोलोगे कि क्योंकि मैं बन गया हूँ इसलिए मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ, लेकिन नहीं। पर क्या है कि मैं जब इस फील्ड पे आया था नया है ना, तो फिर और तरह की शिकायतें भी होती थी, उस समय भी होती थी कि देखो यार अपने अपनों को ले लेते हैं, है ना। तो क्या उसमें आपको जगह बात हुई है, अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर वो मैक्सिमम टाइम वो आ जा रहा है तो आपको अपनी जगह बनानी है उसमें, मतलब कि है ना, कि मतलब ऐसी स्थिति पैदा कर देनी है कि वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बोले कि अरे यार ये हटाओ यार, मोनोटोनस बहुत हो गया है ना, कि इनको लोग नए लोगों को चांस, इतने टैलेंटेड लड़के हैं लड़कियां हैं उनको चांस। जी सर, आप इस दशक में सिनेमा में आते हैं जब नेपोटिज्म का गोता लग रहा था हमारे सिनेमा में। मतलब ज्यादातर लोग, अगर हम एग्जाम्पल उठा के देखते हो तो इक्के दुक्के लोग मिलते हैं जो किसी दूसरे के रिलेशन में नहीं आते हैं, किसी फिल्म वाले के चचेरे भाई या भतीजे नहीं है, वैसे इक्के दुक्के लोग आते हैं। अब तब के दशक से काम कर रहे हैं और आज बखूबी इतना सक्रिय काम कर रहे हैं आप। तो सर एक ये लास्ट सवाल कि आपको जो भी हमारे इस माध्यम से जो भी लोग सुन रहे होंगे, छोटे कस्बे में छोटे तबके में लोग सुन रहे होंगे, और जो 14-15 साल का लड़का जो अभिनेता बनना चाहता है और इस फील्ड में आना चाहता है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब वो मेरी ये बात है, कोई भी सुनेगा तो उसको अपना भी उस तरह का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सीधी बात ये है, आप इस फील्ड में अगर काम करना चाहते हैं तो मतलब कि एक तो तब आए जब आपके पास वाकई कोई काम नहीं है, आपका कोई दिशा मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कि पता लगा कि क्या बोलते हैं कि आप डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन रोज सुबह शीशा देखकर आईना देखते हैं तो आपका विचार बदल जाता है ना। या आप थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स होने के लिए टीवी देखते हैं तो आपको लगता है कि आपका विचार बदल जाता है। तो मतलब उस भावना से नहीं आए। अगर आपने पहले से डिसाइड कर रखा कि नहीं मेरे को तो यही फील्ड चूज करनी है, मेरे को तो इसी में आना है, तो तब आप कदम रखें। और फिर सबसे पहली बात पेशेंस, मतलब इस शहर में कदम रखते ही पेशेंट की सबसे पहली जरूरत है।
जी जब आप आगे बढ़ोगे धीरे धीरे करके तो आपको क्या होगा कि कोई नहीं जानता। तो सबसे पहले आपको अपने आप को जनवाना है कि आप हो जी क्या। आपको पता है, आपको एहसास है इस बात का कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, लेकिन ये सामने वाले को नजर नहीं आता। अब बातचीत करने से तो नजर नहीं आएगा, आपको दिखाना है पड़ेगा ना, करके। क्योंकि बातचीत भी आप करेंगे तो सर 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 करते रहेंगे, तो वो बातचीत तो है नहीं। तो आप जी सिर्फ सर सर करते रहो, है ना। तो आपको कब मिलेगा बातचीत करने का ये परफॉर्म दिखाने का तरीका, कि अगर आप ऑडिशंस करते हैं, जी पहले भी नहीं। मेरा जो लास्ट मेरी बात थी वो यही है कि मैं नव युवकों से यही चाहता हूँ कि जब भी वो इस फील्ड में आए, सबसे पहले पेशेंस लेके आए। और सबसे बढ़िया तैयारी है कि जब भी उनको ऑडिशन का मौका मिलता है तो अपनी पहचान बनाने का सबसे बढ़िया सो अवसर वही है कि आप ऑडिशन पे ऑडिशन देते जाइए। तो आपको क्या का एक एक्सपीरियंस पता चलेगा, आप तरह तरह के किरदारों को आप ऑडिशन में अपने आप कर पाओगे। आपको चांस मिलेगा, आपको इस तरह का मौका मिलेगा कि आप उनको बता सको। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, जब अच्छा दूसरी बात क्या है कि अभी तो पता नहीं, मतलब कि ऑल ऑफ सडन कोई किसी को बुलाता कि नहीं बुलाता है। अभी तो जितने भी बड़े बड़े ये कास्टिंग वाले हैं, जब उनके पास नाम आता है तभी वो कॉल करते हैं। अच्छा होगा कि कुछ थिएटर का बैकग्राउंड रखें अपने आप, है ना। हाँ कुछ नाटक करें, कुछ प्लेस करें, कुछ एक्टिविटी अपनी बढ़ाएं, अपने आप को क्या कॉन्फिडेंस मिलता है। जी परफॉर्म करने के लिए आप क्या होता है कि जब स्टेज पे परफॉर्म करते हैं आपके सामने पब्लिक होती है, और यहाँ जब परफॉर्म करते हैं आपके सामने कैमरा होता जी है ना। और इतनी पब्लिक से डर नहीं लगती जितनी कैमरे से लगती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो और दूसरी बात ये साथ के साथ कि आपको कभी ईश्वर ने अगर आपको चांस दे दिया, बाय द वे आपको एक सीन का चांस दिया, जी तो आप इतने ईमानदार रहिए कि उस सीन में जान लगा दीजिए, उसको टालिए मत कि मतलब अरे एक ही सीन तो मिला यार। अब क्या है कि एक ही बार में तो आप झंडा नहीं उखाड़ लोगे, कम से कम आप हैं एक सीन मिलेगा, 1.5 सीन। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने 1, 1.5, 2, 2.5 ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा हूँ। आप अपनी प्यास उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर तक बढ़ा दो कि उसको लगे कि अरे इसको तो 1, 2 सीन और देने चाहिए। लोग डिमांड करने लगे कि मतलब यार इसके तो कम से कम 2, 3 सीन तो कम से कम रखो यार। अरे फलाना एक्टर है, हाँ, अरे अरे वेरी गुड वेरी गुड, ओहो अच्छा ये इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों? अरे नहीं यार, उसको ऐसी ड्रेस थोड़ी देना। तो जब आप अपनी सिचुएशन बना दोगे इस तरह की, तो तब जाकर के आप सक्सेस के रास्ते पे चलो। जी सर, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके। एक आखिरी सवाल ये कि हाँ, आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहें हमें, कि अभी कौन कौन सी फिल्मों में हम आपको देखेंगे। देखो अभी आने वाली जो है वो गुलाम सिता, वो प्लेटफॉर्म उस पे है ही। उसके बाद में आई थिंक मैंने सुना है कि ओटीटी पे वो भी है, वर्जिन भानुप्रिया, अच्छा है ना। उर्वशी रौतेला है, जी आपका अजय लोहान है उसके डायरेक्टर, चिराग धारीवाल प्रोड्यूसर है। और इसके बाद एक वो मतलब फिल्म है, ये लॉकडाउन लगने से पहले मतलब शुरू हो चुकी थी वो, विद्या बालन जी की है, जिसमें वो फिल्म का नाम है शेरनी। अमित मसूरकर उसके डायरेक्टर हैं, है ना। एक फिल्म मेरी है नवाज के साथ, डिम्पल भाग गई या डिम्पल किडनैप हो गई, ऐसी कुछ टाइटल है उसका, हाँ है ना। और एक पंकज के साथ भी है, विद्या नाम है उस पिक्चर का, है। और अभी तो मतलब 2 महीने का लॉकडाउन ऐसा हो गया कि दिमाग में कुछ पता ही नहीं है और क्या क्या है। जी सर, एक बाकी एक अभी फिलहाल में वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स की, उसको जी गोल्डी सिद्धार्थ सेन गुप्ता जो है वो डायरेक्ट करेंगे। तो वो उसका भी टाइटल उन्होंने रखा नहीं है, टेंटेटिव टाइटल। अभी उसका रिहर्सल हम लोग वीडियो कॉलिंग पे करते रहते हैं। अच्छा सर, एक बीइंग ये कोई कश्यप पूछ रहे हैं क्या में भारत मूवी पे एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। जी जी जी
एक्सपीरियंस अच्छा रहा, भारी बार घूमते रहे, माल्टा चले गए थे, दुबई चले गए थे, आबू धाबी चले गए थे, और भी उसके आसपास की जितनी जगह थी वहां हम लोग शूटिंग की हम लोगों ने। सलमान भाई साथ में थे, तो मतलब बड़ी कंपनी थी, उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया था रहने का, खाने पीने का। और सेट पे मतलब उनके साथ खूब चहलबाजी, खूब मस्ती, मौज मस्ती रहती थी, खूब एंटरटेन करते हैं सलमान भाई तो अपने आप। सर 5 सिंह तोमर में इरफान सर के साथ था। देखो अभी देखो इरफान की बात नहीं हुई तो ये मतलब बात कम हो जाएगी। इसने बहुत सही सवाल किया आरिन ने। तो इरफान जो है बस वो एक बार ही आते हैं इस तरह के कलाकार। मतलब मेरे को याद आता है कि जब गुरदत्त साहब दुनिया से गए होंगे तो क्या माहौल रहा होगा, जैसा कि इरफान के जाने के बाद हुआ। जी जी जी। मैं जब इंडस्ट्री में आया था तब तो तिग्मांशु से मुलाकात हुई, उसके साथ ही इरफान से मुलाकात हुई, क्योंकि वो दोनों नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से थे। और दोस्ती हुई हम लोगों ने। टीवी स्मॉल उसके लिए, स्क्रीन के लिए काफी कुछ काम किया। टाइम बहुत होता है उस वक्त, फालतू टाइम बहुत होता था, तो क्रिकेट खेलते थे, पतंगबाजी खेलते करते थे, शाम को पार्टियां वार्टियां होती थी, मतलब कहानियों पे चर्चा होती थी। अब आगे भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है, ऐसी फिल्में बनानी है, ये तो हासिल की तैयारी भी इसी तरह से हुई थी। अच्छा। और बस वो ऐसी शुरू हुई और शूटिंग चालू। और फिर इरफान खान उसमें बन गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम सब दोस्त, मैं, संजय मिश्रा, सौरभ शुक्ला, आहिस्ता आहिस्ता सब आगे बढ़ते चले गए। तिग्मांशु डायरेक्टर बन गए और इरफान बहुत बड़े कलाकार। जी वो ऐसे वाले उनको कोई छू नहीं सकता, मतलब इस तरह का औहदा उनका है ना। जी जी जी। तो क्या बताए, बहुत दुखद है उससे। मतलब जैसे कि मैंने कहा, मुझे एहसास होने लगा कि गुरदत्त साहब के जाने के बाद कैसा महसूस होता होगा। एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ा कलाकार और इतनी सारी चीजें उसके अंदर। डायरेक्शन का बहुत मन करता था उसका। मैंने शुरू के टाइम पे हम लोगों ने एक डीडी का अंधकार करके एक कुछ प्रोग्राम आता था, तो 45 मिनट की वो मैंने लिखी थी और इरफान ने उसको डायरेक्ट भी किया था। अच्छा। मैंने सुना है उन्हें पतंगबाजी का आखिरी फिल्म की थी हमने उनके साथ, उनकी करीब सिंगल। सर उसमें एक सीन है आपका सर, उसमें एक वो बने हुए रिसेप्शन। मैंने एक दिन किया था, होल नाइट की थी मैंने। जी। हाँ, फिर मेरे को लखनऊ शूटिंग के लिए जाना था। होल नाइट में इरफान के साथ था, वो मेरी आखिरी मुलाकात थी उनके साथ। उसके बाद मैं मिल ना सका क्योंकि वो लंदन चले गए थे अपने इलाज कराने के लिए। जी और वो अप डाउन उनका जो है इतना कि मतलब मुलाकात ना हो पाई। ऊपर वाले की उनको सुकून दे, उनकी आत्मा को शांति दे और ईश्वर उन्हें मतलब जन्नत बख्शे। फिर ऐसे दूसरे कलाकार अपने ये क्या नाम है इनका, ये हमारे ऋषि कपूर साहब। जी। तो उनके उनके साथ भी जाने का भी आपने बड़ा मलाल हुआ। जी उनके साथ मैंने अग्निपथ की थी, लेकिन अग्निपथ में मैं था नहीं, बस साथ में नहीं थे हम लोग। और बस राजमा चावल में हम लोगों ने कुछ दिन काम किया। और बेहतरीन एक्टर, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर उनका। ये देखो मेरी पत्नी मुझे काला ने भी ज्वाइन किया अभी, है ना। सर जब जा रहे हैं तब आप ज्वाइन किए। हाँ तो सर बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, हमें बहुत कुछ बहुत सीखने को धन्यवाद। मिला। इस लॉकडाउन में हमें 1 घंटे 1.5 घंटे का समय देने के लिए सर बहुत बहुत जी शुक्रिया। जी थैंक यू सो मच सर। और आपकी बहुत शुक्रिया सबको, शुभकामनाएं। बहुत आशीर्वाद। और जो है ईश्वर करे ये कोरोना इस धरती से जल्दी जाए और अपनी इंडस्ट्री खुले और सब मिलके फिर आपस में साथ काम करें। थैंक यू सो गॉड मच। ब्लेस यू ऑल। थैंक यू आरन, थैंक यू सो मच। ये मोनिका जी हैं, मोनिका जी ने ज्वाइन किया है, ये हमारी सालिसाहिबा है। अच्छा।
ओके, बाय, थैंक यू। फिर मेरा पूरा परिवार आ जाएगा। बाय, टेक केयर। बाय सर। थैंक यू।